This will be a test subject. I'm not sure how the recording will go, but let's see. Okay, so a quick recap just for the recording. फिजिकल क्वांटिटी कोई भी चीज़ जो हम मेजर कर सकते हैं उसका यूनिट और मैग्नीट्यूड होता है. हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, स्केलर्स और वेक्टर्स. स्केलर्स का कोई डिस्टेंस नहीं होता, ओ सॉरी डायरेक्शन नहीं होती, एंड वेक्टर्स हैव अ डायरेक्शन. एंड देन वी सॉ दीज कैटेगरीज साइड बाय साइड. डिस्टेंस क्या होता है? अगर आप पॉइंट ए से बी तक जाते हैं तो जो रास्ता आप पिक करते हैं उसकी टोटल लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं. ओके, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि ए टू बी जो शॉर्टेस्ट लेंथ है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. और किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होती है? स्ट्रेट लाइन. ओके, बिकॉज इफ यू फॉर एग्जांपल टुक दिस रूट, बाय डिफॉल्ट इट्स गोइंग टू बी मोर देन दिस स्ट्रेट लाइन. तो अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन है तो उसकी डायरेक्शन भी फिक्स्ड है. सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, इट गिव्स यू अ डायरेक्शन एज वेल. अगर आप इस डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं तो यू गेट स्पीड, और अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो आपको वेलोसिटी मिलती है. स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है. Rate of change of distance is speed and rate of change of displacement is velocity. And I mentioned कि हम जिस भी क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ जो क्वांटिटी जिसको आपने टाइम से डिवाइड किया. सो इन दिस केस इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, एंड इन दिस केस इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अगर आप चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो यू गेट एक्सेलरेशन. एंड वी डिस्कस्ड के एक्सेलरेशन में आपको फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम करना होता है. ओके, एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग वी डिस्कस्ड वाज कि इफ यू हैव 2 पॉइंट्स, लेट्स से ये पॉइंट ए है आपका और ये ग्रीन ग्रीन मार्क ये डॉटेड लाइन पॉइंट एक सेकंड पॉइंट है. ओके, अगर आपने फाइंड करना है कि इनके दरमियान में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, तो यू आर नॉट गोइंग टू टेक वन वेलोसिटी वैल्यू. आप किसी एक इंस्टेंट के वेलोसिटी वैल्यू पिक नहीं कर सकते. यू हैव टू टेक द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द होल जर्नी. ठीक है, और उसकी वजह क्या है? ताकि आप डिस्टेंस को ओवर एस्टिमेट ना कर लें या फिर अंडर एस्टिमेट ना कर लें. सो यू टेक द एवरेज वेलोसिटी और इसको आप फिर डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं टाइम टेकन से, so you will get the distance covered. Okay. Currently, we're working on this section, estimating physical quantities, and we discussed these three. We estimated these three things. Okay, एक adult का mass 70 kilos, power of a light bulb is around 40 to 60 watts, mass of a car 1,000 kilograms, etc. So the point here was कि आपको अच्छा अंदाजा लगाना आना चाहिए. Okay. So the question we had was कि आपने kinetic energy estimate करनी है एक adult की who's running to school. So you guys told me the formula of kinetic energy, it's half mv squared. हमने mass estimate किया था 70 kilograms और उसकी velocity estimate की है 2 meters per second. And now we can just calculate this number. Can you guys put it in a calculator and tell me what you get? You have this 1 that is 280. 280. 140. Okay, perfect. Did you put a square? Yes, ma'am. इस 1 और 2 से एंड में डिवाइड किया 140 फाइनल आंसर. Okay, perfect. और इसका यूनिट क्या होगा? Joules? Yes, that's right. एनर्जी का और वर्क डन का यूनिट दोनों का सेम है. And this is one thing that we're going to study as well, that I would like you to write it down now as well. Energy transferred is equals to work done. ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इस चैप्टर पर पहुंचेंगे. तो इन दोनों का यूनिट है joules. There you go, 140 joules. There you go. Okay, let's see what's next. अगला सेक्शन है हमारा SI यूनिट्स का. मैम यस. ये बहुत थोड़ी सी कह लें कि चीज वियर्ड नहीं कि कोई भी फॉर एग्जांपल पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर
हाँ जी, ईएमएफ है, दोनों की यूनिट सेम है लेकिन दोनों क्वांटिटीज डिफरेंट है। Hmm. Yeah, it's a little odd, but this is just like a convention in physics. At some point, we run out of alphabets. So, we pick the मैम ones that are convenient. Yes? मैम वैसे और तो नहीं है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ दोनों वो नहीं है कि मैम किसी भी दो Oh, पॉइंट्स के बीच potential में जो difference करंट and पास कर। EMF. जी Yes, they are the same quantities. I'm sorry, I मैम, didn't hear the एक वो है question. कि एक के अंदर कंपोनेंट आता है और एक के अंदर कंपोनेंट कोई नहीं आता। Yes, that's right. I'm so sorry, I didn't hear the question properly. लेकिन there are things जब हम लोग similar units भी use करते हैं, sorry, not units, alphabets use करते हैं, जैसे कि वॉल्यूम के लिए भी हम कैपिटल V यूज करते हैं और फिर वोल्टेज के लिए भी हम कैपिटल V यूज करते हैं, राइट? सो दैट्स अ लिटिल नॉट ऑड बट रेपिटेटिव, मगर दैट्स वेयर द कॉन्टेक्स्ट कम्स इनटू प्ले। अगर आपको पता होगा कि इस कॉन्सेप्ट का कॉन्टेक्स्ट क्या है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हम किस लिए यूज करें। और जैन, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि द ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर द सेम थिंग। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम चीज है। वो क्या है कि एक चार्ज को कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है टू मूव इट थ्रू समथिंग। ओके, अगर आपके पास एक सर्किट है, वैसे इट्स लिटिल ऑफ टॉपिक बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट वी एड्रेस आवर क्वेश्चंस। अगर एक आपके पास बैटरी है, ओके, तो एक चार्ज है, आपको उसको कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी पूरे सर्किट में मूव करवाने के लिए, उसको हम कहेंगे ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज in moving it around the full circuit। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि दो पॉइंट्स में कितना डिफरेंस है पोटेंशियल का। यानी कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं, उस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लेके जाने में आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ी है, या फिर कितना वर्क डन किया एक चार्ज ने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने को, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ओके, एंड देयर बोथ वोल्टेजेस, इसलिए दोनों का यूनिट वोल्ट्स है। Husnain, is that good now? यस मैम। Okay. And Zan, for you as well? यस मैम। Okay, perfect. Let's move back to this section. SI units. SI unit क्या होते हैं? ये standard units होते हैं that we use, और mostly जब हम formulas में कोई numbers plug in करते हैं तो we plug them in SI units. Okay, let me put a heading. Okay, wait, I think I should color code it a little bit. Estimating physical quantities. Okay. SI base quantities are next topic. अच्छा, ये बेस क्वांटिटीज क्या है? ये वो आपकी फाउंडेशनल क्वांटिटीज हैं जिनसे हम कोई भी दूसरी क्वांटिटीज डिराइव करते हैं। जैसे आपने बायोलॉजी में पढ़ा है ना कि सेल इज अ यूनिट ऑफ लाइफ, आई डोंट नो द डेफिनेशन, आई फॉरगॉट इट, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ये जो भी, उसी तरह ये बेस क्वांटिटीज वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कि बाकी क्वांटिटीज को डिराइव, जिनसे हम बाकी क्वांटिटीज डिराइव कर सकते हैं। ओके, हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं। इज इट क्लियर कि बेस क्वांटिटी होती क्या है? यस मैम। ओके, सो वी हैव मैम 7 बेस, यस। यू आर सेइंग कि ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फिजिक्स है? आई वुडंट से, it's like a building block of other physical quantities। ये basic physical quantities हैं जिनको हम मजीद नहीं तोड़ते। यस Does मैम। that make sense? जैसे कि mass है, length, time, temperature, इनको हम मजीद नहीं तोड़ते। They are quantities in themselves. Okay. Quantity. Oops.
then let's write its SI base unit. And then we'll write its symbol as well. Okay. पहली क्वांटिटी है आपके पास mass. Mass का क्या यूनिट होता है? kgs. Excellent. Kilograms, kgs. और सिंबल क्या हम यूज करते हैं mass के लिए? मैम kgs ही होता है. Yes, that's right. Kilograms. And we use kg for that, sorry. kg. Okay, next. Length. Length के लिए meters. excellent. Meters. And what's the unit for meter? m. Symbol, sorry. Small No. m. To keep confusing the terms. Symbol है small m. Okay, next is time. Time का base unit क्या है? seconds. Seconds और seconds का symbol क्या है? Small s. Yep, lowercase s. Next we have current. Just a moment. amperes. Yep. 8 minutes. मैम मुझे याद है जब हमने ओ लेवल फिजिक्स स्टार्ट की थी तब हमने ये सारी पढ़ी थी, बट एक इनमें से क्वांटिटी है आई गेस कैंडेला, वो हमने बिल्कुल ओ लेवल में नहीं पढ़ी थी. Yeah, intensity. I don't think you will need that here as well. मैम ए लेवल में भी नहीं है वो. I'm not exactly sure. मुझे याद नहीं है अभी. I don't think we do study that. लेकिन if it comes along, then we can look into it. No, I don't think I've seen the unit candela here. Sorry, just one moment. Okay, yes, sorry, we were saying current is amperes and its symbol is just capital A. Next, temperature. Temperature का unit क्या है? Kelvin. Yes, excellent. Kelvins, capital K. Perfect. मैम आपको yes. ये जो फ़ारेनहाइट वाला है वो ये केल्विन वाला कॉन्सेप्ट है या वो अलग सा कॉन्सेप्ट है? So temperature का एक और यूनिट है. Temperature के काफी यूनिट है. जैसे लेंथ के यूनिट्स है ना, meters, kilometers, millimeters, etc. उसी तरह temperature के भी different units हैं. Kelvin, Fahrenheit, Celsius. ये जो Fahrenheit और Celsius है, they are also units of temperature, लेकिन the base unit is Kelvin. Or the SI unit is Kelvin. Does that make sense? Yes, ma'am. Okay. Next, अब इन quantities को use करके basically base quantities वो quantities हैं जिनको measure करना आसान है, ठीक है? Yeah. Mass, length, time, इन सब चीजों को measure करना बहुत आसान है. Okay, let's now look into derived quantities. अब इन base quantities को use करके आप different quantities को derive कर सकते हैं. And वो derive करना क्या होता है? एक चीज से दूसरी चीज को बनाना. Okay? अब इन base quantities को इस्तेमाल करके आप जो quantities बनाते हैं ना, उनको हम derived quantities कहते हैं. Derived quantities. And we're going to look at a few derived quantities. और इनके जो units है ना, they're not SI units. Okay? इनके units non-SI होते हैं. Just one moment. Okay. Let's take an example. Derived quantities are made from base quantities. यानी कि derived quantities को अगर आप तोड़ेंगे ना, तो you will end up with these base quantities in the end. Do you guys understand कि derived quantities होती क्या है? Yes, ma'am. Okay. Let's take an example.
फोर्स आपके पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। पहली एग्जांपल है, एग्जांपल 1 इज फोर्स। ओके, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन्स। परफेक्ट। इसका यूनिट इज न्यूटन्स, कैपिटल N। ठीक है। नाउ I want to break this down into base quantities. न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था? फॉर्मूला? F is equals to ma. Yes, that's right. So F equals ma. Now I'm going to use this formula to break this quantity down into its base quantities. अच्छा, अब इम्पोर्टेंट ये है कि आपको याद रहे कि आपकी बेस क्वांटिटीज हैं क्या, to make sure कि you reach the very end. Okay. I think Zain answered the last question, or Husnain did? मैंने बताया था Zain. Okay. Okay. So now I'll ask you guys turn by turn. Husnain, mass का unit क्या था? kgs. kgs. और acceleration का? ms -2. Yes. kilograms. और acceleration का है, मैं multiply के लिए ये star use कर लूँ, kilograms multiplied by, क्योंकि यहाँ पर mass multiply हो रहा है acceleration से, so kilogram multiplied by meters per second squared, or you can write as ms -2 to the power of -2. Okay, it's the same thing. So आपने इस force के Newton unit को break down कर दिया base unit में kilogram meters per second squared. ठीक है? This is how we can use the formula of something to change its unit to a base unit. यहाँ पे कोई confusion? No ma'am. Good. Okay, next example. Zain, I want you to answer this one. Example number 2. दूसरी example है work done की. Work done का क्या unit है? Joules. Yes, that's right. So इसका unit capital J, joules. अच्छा, अब work हम done क्या होता है तरीका? force in distance Excellent, perfect. covered. So work done, excellent, is equals to force into distance covered. Very good. Husnain, ये distance जो है, is it parallel or perpendicular to the force? Ma'am, this is in the direction of force. Excellent, very good. ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स में है, यानी कि पैरेलल है उससे. अच्छा, अब इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं. जो कॉन्सेप्ट साथ साथ आते जाएंगे, we'll try to just cover them alongside. अगर लेट्स से ये एक टेबल है, ओके, उस पे एक बॉक्स पड़ा है, एंड यू पुश दैट बॉक्स इन दिस डायरेक्शन. ये आपने फोर्स लगाई है राइट साइड पे, तो बॉक्स राइट साइड पर ही मूव करेगा, राइट? ये डिस्टेंस, Yes, इतना ma'am. डिस्टेंस मूव करके लेट्स से बॉक्स इधर आ गया, ये आपके बॉक्स की पोजीशन होगी, ओके. एंड जस्ट मेक श्योर कि जिस पॉइंट से आपने डिस्टेंस मेजर करना शुरू किया ना, एंड भी वहां पे ही करना होता है. लाइक आप ये डिस्टेंस नहीं ले सकते उसके दरमियान. आपने इस पॉइंट से मेजर करना शुरू किया और इसी सेम पॉइंट को आपने देखना है इन दोनों बॉक्सेस का डिस्टेंस मेजर करने के लिए, इनके दरमियान में, नॉट दोनों बॉक्सेस का, उस बॉक्स का सॉरी डिस्टेंस मेजर करने के लिए. इज दैट क्लियर? Yes ma'am. ओके. सो इसने, अब ये जो फोर्स है ये पैरेलल है इस डिस्टेंस के, तो वर्क डन हो गया. सो द कंडीशन फॉर वर्क टू बी डन इज कि फोर्स और डिस्टेंस पैरेलल होने चाहिए, ओके. अब एक और सिनेरियो देखते हैं. व्हाट इफ, oh, one important thing, ये recording, I won't give you guys this recording 1 week before the next class. Like, sorry, I mean, I'll give this to you 1 week after class. उसकी वजह ये है कि I don't want you to rely on the recording. I want you to listen very carefully. और फिर 1 हफ्ते के बाद I will post this recording. और इस recording के post करने से पहले I'll take a test. ठीक है? तो आपने क्लास में बहुत गौर से सुनना है.
और फिर मैं 1 हफ्ते के बाद वो रिकॉर्डिंग पोस्ट क्या करूँगी ताकि आप उसको रिव्यू कर लें। लेकिन आपने क्लास में साथ-साथ नोट्स लेने हैं, जो क्वेश्चंस हों क्लास में ही पूछने हैं। ये नहीं सोचना कि रिकॉर्डिंग आएगी तो हम देख लेंगे। ओके? यस जी मैम। Yeah. So what if the force applied is like that? अगर आपने एक लेट्स से एक रोप है और वो इस बॉक्स के इस एंड पर बांधी है, ओके? नॉट एंड, इस साइड यहाँ पर एक रोप है अटैच्ड है और आप इस there's like a human or whatever and the person's pulling that box in that direction. अब बॉक्स कहाँ मूव करेगा? मैम उसी डायरेक्शन में फोर्स की, I'll draw two बिकॉज मैम things. डिस्टेंस तो पैरेलल होगा फोर्स के। Okay, I'll draw two lines और आपने मुझे बताना है कि बॉक्स कहाँ मूव करेगा और maybe I'll draw three. क्या बॉक्स इधर मूव करेगा, बॉक्स इधर मूव करेगा, ये ग्राउंड है और आप सोचिए ये एक इंसान है जो उसको पुल कर रहा है। ओके मैम सो बस जी बस यही वाला जो है पर्सन पुल कर रहा है इसे यहाँ पे। यस, जी, फिर ये फर्स्ट ऊपर वाला नहीं, एक मिनट फर्स्ट सॉरी, वाला है। आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ इट अगेन। सो इसका हाथ ये है, लेट्स से दिस इज पर्सनस हैंड एंड वो इस तरह पुल करे, फोर्स अप्लाई करे। सो इस डायरेक्शन में मूव करेगा 1 या फिर 2? मैम 1। ओके, बोथ ऑफ यू। मैम ये जो बॉक्स के बिल्कुल नीचे ब्लैक डॉट है ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, ये वैसे ही पहले ड्रॉ किया था, आई कैन रिमूव दैट। जी ठीक है व्हील। फिर जी 1 है। ओके, so that's what you would expect, like intuitively it makes sense। आपने आपने जो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि परपेंडिकुलर पैरेलल होना चाहिए, उससे तो चलें ठीक है, आपको ये लगे। लेकिन आप अगर रियलिस्टिकली सोचें कि आप मैम जमीन पर एक बॉक्स को होना पुल चाहिए। करें, तो होना चाहिए ना। बॉक्स अब फ्लोट तो नहीं कर सकता हवा में, जी मैम। राइट? सो आई नो कि इस फॉर्मूला के मुताबिक आपको लगेगा ये कि यू नीड टू सेटिस्फाई, तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन बॉक्स तो ग्राउंड पर ही रहेगा और वो ऐसे ही मूव करेगा, राइट? सो अभी हम ये इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमने वर्क डन के लिए फोर्स और डिस्टेंस को हमेशा पैरेलल लेना होता है। तो अगर वो पैरेलल नहीं है तो डू यू थिंक इस सिचुएशन में वर्क डन हो रहा है? नो मैम। मैम मे बी नहीं। जी, दिखने में तो लग मैम रहा नहीं होगा, बट यस। मैम अगर यहाँ पे स्लोप होती और यही सिनेरियो होता जिस तरह वो टिल्टेड है फोर्स, तो फिर शायद। यस, फिर तो कंफर्म था ना, फिर तो वो आपको वेरी गुड, दिखने में पता चल रहा है कि वो दोनों पैरेलल हैं। बट इन दिस केस देयर इज समथिंग वी आर गोइंग टू लर्न इन आवर नेक्स्ट सेक्शन ऑफ वेक्टर्स कि जब भी आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई क्वांटिटी एंगल पर होती है तो यू ब्रेक इट डाउन इनटू समथिंग कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, हम अभी इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे रही हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू 2 कंपोनेंट्स, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। और हम इस फॉर्मूला में इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की फोर्स को लेंगे, इसको हम एफ एच कह लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस फोर्स का, और ये डिस्टेंस इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर वर्क डन हो रहा है, लेकिन इस नेट फोर्स से नहीं हो रहा, उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से वर्क डन हो रहा है। That might be a little confusing for now, so let's forget about it. मगर आपने बस ये याद रखना है कि फोर्स और डिस्टेंस हमेशा पैरेलल ही लेना होता है फॉर वर्क टू बी डन। लेकिन अगर वो पैरेलल नहीं है तो आप उसको उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करेंगे। Do we get that a little bit? यस मैम। यस मैम। Okay, I don't expect like you to completely get it for now क्योंकि हमने ये कभी खुद like इकट्ठे नहीं पढ़ा, so I'll just remove that for now. बस आप इतना से याद रख लें कि वर्क डन होने के लिए कंडीशन जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि फोर्स और डिस्टेंस को पैरेलल होना है। आई एम सॉरी, आई शुडंट इवन हैव ब्रॉट दैट अप, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट।
और let's stick to this for now. Okay. इसका work done का unit है joules and you break it down into force and distance. Okay. तो force का unit क्या है? न्यूटन नहीं, kg Newton? ms -2. Excellent. Very good. इसका अपना यूनिट था न्यूटन्स और डिस्टेंस का अपना यूनिट था मीटर. सो हमने इसको मजीद कन्वर्ट करना है एसआई में. तो यूनिट न्यूटन्स को हम तोड़कर क्या बना देंगे? किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड, केजी इनटू मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय एक और मीटर, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस का भी तो मीटर है ना. Ma'am, समझे? so it will give meter square second square into kgs. Yes, excellent. So ये एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस था, फोर्स इनटू डिस्टेंस. तो let me highlight that a little bit. Okay. वर्क डन जो है वो क्या है? फोर्स. और फोर्स क्या है? न्यूटन. न्यूटन को आपने ब्रेक डाउन करके किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर बना दिया. और दूसरी जो क्वांटिटी है यहाँ पर वो है डिस्टेंस. डिस्टेंस का यूनिट है मीटर्स. तो आपने एक और मीटर से इसको मल्टीप्लाई किया. एंड आई थिंक Zan said it कि you will end up with kg meters into meter squared into per second squared. Okay, if I write that down in this form, you'll have kg meter squared per second squared. All good? Yes, ma'am. मैम, Yes. फॉर एग्जांपल अगर नेक्स्ट क्लास में आप हमसे किसी भी क्वांटिटी का यूनिट पूछते हैं तो हम आपको कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि याद होना चाहिए. जब आपको इस तरह कोई क्वेश्चन आएगा वो तो आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा ना. इट्स नॉट फीजिबल टू रिमेम्बर ऑल ऑफ दिस. मगर ये तब आप करेंगे जब वो आपसे पूछेंगे कि बेस यूनिट बताएं. नॉर्मली फोर्स के लिए आप न्यूटन ही यूज करेंगे, वर्क टन के लिए आप जूल्स ही यूज करेंगे. ओके. मैम यस. मैम और ये जो एस्टिमेशन वाले क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर हमने डिफरेंट चीज़ों का एस्टिमेट करना होता है तो हम उतना प्रिसाइज किस तरह करते हैं? प्रैक्टिस से पता लग जाता है कौन सा किसकी वैल्यू होनी चाहिए. यस, प्रैक्टिस से भी. और वैसे भी वो जो क्वेश्चंस आपसे करेंगे ना वो बहुत जनरल नॉलेज बेस्ड होंगे एस्टिमेशन के. जी मैम, ठीक है. कोई आपसे इतनी अजीब सी बात नहीं पूछेंगे कि गैलेक्सी का रेडियस बता दें. इस तरह की चीजें नहीं पूछेंगे. जी मैम. ओके. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इसकी हम एक और एग्जांपल करते हैं, लास्ट वन, व्हिच विल बी फॉर प्रेशर. एनीवन रिमेंबर्स द फॉर्मूला फॉर प्रेशर? मैम Force फोर्स over पर यूनिट एरिया. ओके, गुड. दैट्स राइट. तो प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया. कि एक एरिया पर आप कितनी फोर्स लगा रहे हैं, लाइक व्हाट्स द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया. ओके. सो प्रेशर का यूनिट, हुसनैन, व्हाट्स द यूनिट फॉर प्रेशर? न्यूटन्स मैम ओवर मीटर पर पास्कल. सेकंड. नहीं, पास्कल्स. सो न्यूटन्स ओवर m स्क्वायर. पास्कल से बल्कि सिंबल है उसका यूनिट होगा फिर न्यूटन पर मीटर क्यूब. मीटर स्क्वायर. नहीं, Okay, कोई एक स्क्वायर होगा. Okay, so first of all, very good. I really like how you both are interacting with each other as well and telling me, आप दोनों, you're both on the right track. Let's break it down together. And I think because like हम लोग online है तो थोड़ा सा वो like आवाज मिल जाती है. So maybe do you guys think it would be better कि I maybe address one of you and then that जी person जी श्योर answers? मैम. ओके, सो वी कैन डू दैट. इस तरह ये होगा कि आप दोनों को चांस भी मिलेगा बोलने का और मुझे समझ भी आ जाएगी. वरना आप दोनों की आवाज इतनी सिमिलर है कि आई कैंट रियली टेल कि कौन क्या बोल रहा है. ओके, सो जी यू गाइस आर जी मैम. राइट. इसका यूनिट है जी मैम. पास्कल्स. इसका जो अपना यूनिट है वो पास्कल्स है. वी यूज PA फॉर दैट. और अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो वी कैन ब्रेक इट डाउन इनटू इट्स बेस यूनिट्स इवेंचुअली. Force ka, we've already figured it out, so we're not going to do that again. Kilograms meters per second squared. Kilograms into meters per second squared. Or
एरिया से फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू गाइस वर राइट बोथ ऑफ यू कि एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर्ड. ओके सो मैम डिवाइडेड बाय यस मैम मुझे लगता है मीटर पर सेकंड नहीं आएगा बिकॉज एरिया इज मीटर स्क्वायर. या और मैम एक और क्वेश्चन है. या we're going मैम to मुझे further एक ये चीज simplify it. कंफ्यूज करती है कि मैम जिस तरह जो प्रेशर का ये आई गेस सिंबल है मैम सिंबल और यूनिट में क्या डिफरेंस होता है? यूनिट होता है उसके यूनिट का नाम राइट जैसे कि पास्कल्स पूरा नाम वो उसका यूनिट है. उस यूनिट का सिंबल होता है कि बजाय हर दफा पास्कल्स पूरा लिखने के आप PA लिख देते हैं तो वो उस यूनिट का सिंबल है. ठीक है जैसे कि लेंथ का यूनिट क्या है मीटर. अब आप अगर पूरा METRE मीटर लिखेंगे हर दफा तो इट विल बी अ लॉट ऑफ वर्क. तो पूरा मीटर लिखने के बजाय हम उस यूनिट का सिंबल इस्तेमाल करते हैं मीटर M. लेट्स गो बैक हियर कि यूनिट क्या है किलोग्राम. अब बजाय हर दफा किलोग्राम इस तरह पूरा लिखने के हम सिंबल उसका क्या इस्तेमाल छोटी छोटी फॉर्म उसकी क्या है कीज. तो सिंबल क्या है सिंबल वो यूनिट ही है. It's just that you're using a short form of that unit. Is that clear? यस मैम. अगर कोई चीज नहीं समझ आता you can ask me again. It's completely मैम yes. ये चीजें यहाँ पे तो बहुत ज्यादा सिंपल लग रही हैं, जिस तरह आगे जाके वो चार्ज आ जाता है, हम उसे कभी क्यू लिख रहे होते हैं, कभी सी लिख रहे होते हैं. Oh, okay. Okay. अगर हम चार्ज की बात करें let's write that. Charge based quantity नहीं है. Let's just remember that for now. Let me write that down here. Charge एक quantity है. Okay. उसका जो unit है coulombs. I forgot the spellings, probably wrong. Coulombs? Is that right? Nope. I don't remember. Let me search the spellings. Coulombs. Coulombs, okay. COULOMBs. Coulombs. अच्छा अब इसका चार्ज का जो यूनिट है वो है coulombs. ठीक है और इस यूनिट का सिंबल है C. यूनिट का सिंबल है कैपिटल C. और चार्ज हर दफा चार्ज तो नहीं लिखेंगे आप. इस चार्ज का सिंबल क्या है क्वांटिटी का क्वांटिटी सिंबल है Q. जब हम सिंबल कहते हैं ना सिंबल इज जस्ट लाइक अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग समथिंग. क्वांटिटी क्या है आपकी क्वांटिटी चार्ज. क्वांटिटी का सिंबल क्या है Q. यूनिट क्या है कूलम और यूनिट का सिंबल क्या है कैपिटल C. Is that a little bit better? तो आप इसको दो दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. It's not a scientific term, लेकिन क्वांटिटी जो हो उसका भी हम सिंबल यूज करते हैं और यूनिट के लिए भी सिंबल यूज करते हैं. सिंबल एक शॉर्ट फॉर्म है उस चीज को लिखने की बस. अगर आपके पास क्वांटिटी है चार्ज आपने बार बार चार्ज नहीं लिखना आपने क्यू लिख देना उसकी जगह. और जब उसके वैल्यू रिपोर्ट करनी हो तो फिर आप कूलम्स यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल क्यू फॉर्मूला अगर मैंने लिखना है तो फॉर्मूला क्या है करंट का. लेट मी गिव यू गाइस एन एग्जांपल आई थिंक दैट विल मेक इट बेटर. करंट का फॉर्मूला है चार्ज पर ट्रैवलिंग पर यूनिट टाइम. ठीक है ये इसका फॉर्मूला है इन वर्ड्स. फॉर्मूला इन वर्ड्स. अब
मैं फॉर्मूला सिंबल्स में लिख लूं, फॉर्मूला इन सिंबल्स, करंट का सिंबल है Q इज इक्वल्स टू चार्ज का, ओ सॉरी I नॉट Q, करंट का सिंबल है I, चार्ज का सिंबल है Q और टाइम का सिंबल है T। ये सिंबल्स हैं इन क्वांटिटीज के, सिंबल्स ऑफ, समझ आ रही है आपको? यस मैम। और अगर जब मैंने वैल्यू रिपोर्ट करनी है, व्हेन रिपोर्टिंग द वैल्यूज वी यूज यूनिट्स, राइट? जैसे कि अगर मैंने कहना है कि करंट की वैल्यू लेट्स से है 2 एम्पियर्स, चार्ज है 2 कूलम्स, टाइम है 1 सेकेंड, ठीक है? जी तब हम यूनिट्स यूज करते हैं। तो लेट्स से आई से कि करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर्स, चार्ज की वैल्यू है, ये तो बहुत बड़ी क्वांटिटी है लेकिन फिर भी लेट्स फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल टेक इट 2 कूलम्स। टाइम की वैल्यू है 1 सेकेंड। अब देखिए मैंने क्वांटिटी के लिए ये सिंबल्स यूज किए और यूनिट्स उनके ये हैं। अब इसको भी आसान बनाने के लिए मैं ये क्या हो गया, I don't know what I did but I did something। इनको आसान बनाने के लिए I will use their units as well। 2 एम्पियर्स लिखने के बजाय मैं 2A लिख दूंगी और 2 कूलम्स लिखने के बजाय मैं 2 कैपिटल C लिख लूंगी और 2 सेकेंड्स लिखने के बजाय मैं 2S लिख लूंगी। तो आपके पास 2 सिंबल्स हैं, 2 टाइप के सिंबल्स हैं, एक क्वांटिटी का अपना सिंबल है और एक यूनिट का अपना सिंबल है। और सिंबल है क्या, उसको शॉर्ट करके लिखने का तरीका। Is that a little bit clear now? यस मैम। Are you sure? यस मैम। Okay. तो अब आपको समझ आ गई कि हम इतने ज्यादा सिंबल्स कहाँ से आ जाते हैं। क्वांटिटी का अपना सिंबल भी होता है और फिर उसके यूनिट का भी सिंबल होता है। सिंबल है क्या, उसको छोटा करके लिखने का तरीका। यस मैम, क्लियर। ओके परफेक्ट। अच्छा, we only have about 20 minutes left. Let's cover this. Pressure, force over area. Force का हमने ऊपर ही बेस यूनिट डिराइव कर लिया है, it's kilograms meters per second squared. So let's write that down, kilograms meters per second squared, and that's being divided by area. एरिया का यूनिट क्या था, मीटर स्क्वायर्ड। तो फोर्स डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर है ना बेसिकली, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट लेट मी डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर्ड। अब इस अगर मीटर स्क्वायर को हुसनैन मैंने अगर न्यूमरेटर में लेकर जाना है तो वो मैं क्या करूंगी? ये हो जाएगा kg -1। That's good, that's the final answer. Let's do it step by step. जी Meters ये per हो जाएगा, second हाँ जी माइनस हो जाएगा। multiplied by meters minus 2, right? ये 2 ऊपर जाकर -2 हो गया, right? जी ये स्टेप क्लियर है? जी जी। And then Zen, what's the next step? यस मैम, ये हो जाएगा मीटर क्यूब। ये +1 है, इसका क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ तो +1। 1 - 2 क्या होगा? मैम वैसे वो अच्छा मैम माइनस में इसलिए गया बिकॉज वो ऊपर चला गया। यस, जब ओके। हम इंडिसेस को या पावर्स को ऊपर नीचे करते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर से अगर न्यूमरेटर में ले जाएं या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएं तो उस पावर का साइन फ्लिप हो जाता है। यहाँ पर m+2 था तो न्यूमरेटर में जाकर वो -2 हो जाएगा। ओके, यस मैम। सो ये क्वांटिटी मैं न्यूमरेटर में ले गई एंड इट बिकेम -2, m to the power of -2, and now I can add the powers
of the same base quantities, यानी कि जिन दो की बेस सेम है। अब इंडिसेस का थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंडिसेस क्या चैप्टर आपने मैथ में पढ़ा होगा कि एक बेस होती है लेट्स से ए और इसकी पावर होती है लेट्स से एम। अगर आप दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनकी बेस सेम है, हम अपनी ही एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी बेस है m और उसकी पावर है एक प्लस 1 और आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक क्वांटिटी से जिसकी बेस तो m ही है लेकिन उसकी पावर है -2। जब आप दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं जिनकी बेस सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। +1 -2 इज -1। ये करना इतना जरूरी नहीं था, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। आई थिंक उसने मेंशन्ड इट। हम डायरेक्ट क्या कर सकते थे कि m over m2n, देखिए m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर्ड है। बेस जब सेम हो और डिवीजन हो रही हो तो आप उनकी पावर्स को माइनस कर सकते हैं, यानी कि इसकी +1 -2 डायरेक्टली भी कर सकते थे। तो ये क्या हो जाएगा m to the power of -1। Does that make sense, guys? यस मैम। यस मैम। तो लॉ ऑफ इंडिसेस क्या है कि जब आप दो ऐसी टर्म्स को मल्टीप्लाई करें जिनकी बेस सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं, और अगर ऐसी दो टर्म्स को डिवाइड करें जिनकी बेस सेम हो तो उनकी पावर्स माइनस हो जाती हैं। ठीक है, तो यू एंड अप विद let me just leave it to the side. Okay, so you end up with kilograms per meter per second squared। ये आपका प्रेशर का फाइनल बेस यूनिट है। ओके, यस मैम। मैम ये यस जो मैम। पीए लिखा हुआ है, कैन यू प्रोनाउंस इट लाइक रियली स्लोली? ये सारा नहीं 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 मैम, ये जो प्रेशर का पीए है ना, इसकी फुल फॉर्म थी कुछ ना oh कुछ। yeah, it's pascals, I can write पास that down। जी। Yeah, pascals। पास। Yeah, okay, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। Let me see what's next। Okay, let's take a 2 minutes break, I'll get some water and then we'll continue। Okay, जी। यस मैम।
Okay, let's continue. Are you guys ready? Yes, ma'am. Yes. Okay, I think someone was Zen. Were you trying to join from another device? यस मैम, इसकी ना असल में एक फ़ोन की बैटरी एंड हो गई तो मैं दूसरे से जॉइन कर रहा हूँ। Yeah, you can join it. I'll let you in now. Hmm. Not sure what happened. What happened? Uh-oh. मैम? Yes, can you hear me? Yes. I'm not sure why my iPad's completely stuck. It's not letting me in anyone. Okay, is it okay if we just continue? Maybe, or maybe I can. So basically your screen stuck? Yeah, my screen's stuck. Okay, I've joined now. Can you guys hear me? Yes, ma'am. Okay. Now you can try to join from the other device. I can let you in. मैम मैंने तो ज्वाइन कर लिया वैसे कब का। Oh, okay, perfect. I thought I have to let you. Okay. Let's continue. Our next section is homogeneity.
ओके मैम यस मैम एक और चीज के ये जितनी चीजें हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ये चीजें मैम बुक में तो नजर नहीं आई, मतलब इस चैप्टर में कम से कम नहीं थी। या बुक में शायद उन्होंने इधर उधर लिखी हो। वैसे भी आई एम फॉलोइंग द सिलेबस, सो मे बी उन्होंने बाद में ये चीज़ें मेंशन की हो या किसी और हेडिंग के अंदर। सो इट्स जी ओके, जितना आपको मिलता है आप लाइक वो पढ़ के आ जाया करें एंड आई विल कवर द रेस्ट ऑफ इट। जी मैम। ओके, होमोजेनिटी क्या है? इट्स टू होमोजेनियस या फिर होमोजेनिटी कहते हैं कि जब कोई चीज़ सेम काइंड की हो। ओके, व्हेन समथिंग इज ऑफ सेम काइंड। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशंस, इसका मतलब है कि वो फिजिकल इक्वेशन कंसिस्टेंट हो, यानी कि उसके एक इक्वेशन क्या कहते हैं, किसको कहते हैं कि एक साइड पे लेट्स टेक एन एग्जांपल, f इज इक्वल्स टू m, ये इक्वेशन है। इक्वेशन वो चीज होती है जिसमें इक्वल का साइन होगी, यानी कि एक चीज दूसरी चीज के इक्वल है, राइट? तो होमोजेनिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि ये साइड की जो क्वांटिटी है या टर्म है वो इक्वल है दूसरी साइड के पूरे टर्म से, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। यही कॉन्सेप्ट है ना इक्वालिटी का। मैम अगर हम m को साइड पे भी लेते हैं फिर भी तो मतलब इक्वल ही रहेगा। सॉरी से दैट अगेन। कि मतलब अगर हम लोग m को साइड पे भी ले जाएं जिस मर्जी जो भी मर्जी चेंजेस कर ले वो इक्वेशन तो इक्वल ही रहेगी। यस दैट्स राइट, बिल्कुल ऐसे ही है। जी आप ये पूछ रही थी। या आई वाज जस्ट ट्राइंग टू से कि जब इक्वल साइन आ जाते हैं तो उसका मतलब है कि दोनों साइड्स इक्वल हैं जैसे भी हों। जी हाँ जी। या इट्स लाइक अ वेरी बेसिक थिंग, नॉट समथिंग फैंसी। तो इससे क्या हमें हमने यहाँ पर पढ़ना क्या है कि आपकी दोनों साइड्स के यूनिट सेम होना चाहिए फॉर एन इक्वेशन टू बी वैलिड। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कोई भी इक्वेशन लिखेंगे, उसकी दोनों साइड के बेस यूनिट्स फाइंड करेंगे और चेक करेंगे कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल है या नहीं। अगर वो नहीं इक्वल होगा तो इसका मतलब है कि आपकी इक्वेशन में कोई कमी है, यहाँ पे कुछ ज्यादा है जो आपने रिमूव करना। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस इक्वेशन। ये हमें पता है कि इक्वेशन वैलिड है, तो इसको पहले हम ब्रेक डाउन करते हैं। फोर्स का यूनिट हमने डिराइव किया था किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, राइट? यस और मैम। मास भी किलोग्राम्स है और एक्सेलरेशन मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर ही है। दोनों साइड्स इक्वल है, यानी कि ये इक्वेशन होमोजेनस है और वैलिड है। लेकिन अगर मैं ये कर दूं, मैं यहाँ पर एक ऐड कर दूं डिस्टेंस की टर्म। अब आपने ये गौर करना है कि यहाँ पर जो सिंबल्स हैं वो क्वांटिटीज के सिंबल हैं। ये फोर्स का सिंबल F है, मास का सिंबल M है, और A सिंबल है एक्सेलरेशन का और D सिंबल है डिस्टेंस का। ठीक है, इसको आपने यूनिट के सिंबल से कंफ्यूज नहीं करना। आर वी गुड विद दैट? मैम इसमें आपके जी क्या, आई एम जस्ट सेइंग कि ये सिंबल्स क्वांटिटीज के सिंबल्स हैं। पर अगर मैं कहती कि आपके पास इक्वेशन जो मैंने अभी लिखी है स्क्रीन पे एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड करके, कि मैं आपको एक रैंडम इक्वेशन दे देती है और मैं आपसे पूछती हूँ कि इक्वेशन वैलिड है कि नहीं, तो आपने क्या करना है, आपने लेफ्ट हैंड साइड का बेस यूनिट लिख लेना है और फिर राइट हैंड साइड का बेस यूनिट लिखना है। अगर मैं यहाँ पर एक एडिशनल डिस्टेंस की टर्म डाल देती हूँ, यानी कि एक एडिशनल मीटर डाल देती हूँ, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। राइट हैंड साइड में मीटर स्क्वायर होगा ना। जी अब ये दोनों इक्वल है कि नहीं है? नहीं है। नहीं। So that means this equation is wrong. It is not. Um, it's not valid. अच्छा, ये तो इक्वेशन आपने पहले ही देखी होगी इसलिए आपको इसका कोई इतना
डिफरेंस नहीं लगा होगा. लेट्स लुक एट एन इक्वेशन जो आपने नहीं देखी टू वेरीफाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनिटी. ओके, एक इक्वेशन है स्पीड ऑफ साउंड की in a gas. Speed of sound in gas is given by square root of gamma into P, which is the pressure over density of gas. ये question है आपके पास, okay? और वो आपको खुद बता रहे हैं कि this equation is valid, okay? So question लिखते हैं यहाँ पे. Given a valid equation, find the unit of gamma. ठीक है? Okay. Now they've already told you that this equation is valid. ये true equation है. And let me write a few things. P is the pressure. इस equation में P pressure है और ये जो symbol है rho, RHO. This is the gas density. And P is the gas pressure. So इस type of questions में you won't always know कि ये equation क्या है और ये जानना जरूरी भी नहीं है कि ये equation क्या है. वो आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपने वो इक्वेशन पहले देखी हो. अभी तक क्वेश्चन समझ आ गया? यस मैम लेकिन ये होमोजेनिटी का कॉन्सेप्ट है. यस, होमोजेनिटी का कॉन्सेप्ट है कि राइट हैंड साइड के सिंबल इक्वल होंगे लेफ्ट हैंड साइड के. नहीं मैम वो तो ठीक है लेकिन यहाँ पे जो हम लोगों ने y फाइंड करना है ये भी उसी का कॉन्सेप्ट है. Yes, we're going to use the homogeneity concept to find the unit of gamma. अभी हम उसको यूज करेंगे. मैंने बस आपको बताया कि होमोजेनिटी होती क्या है, एंड इन दिस क्वेश्चन हम यूज करेंगे होमोजेनिटी के कॉन्सेप्ट को इसका यूनिट फाइंड करने के लिए. ओके यस अच्छा, मैम. असल में होमोजेनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि राइट हैंड साइड इक्वल होगी लेफ्ट हैंड साइड के. इतना तो क्लियर है ना? जी. तो अगर वो आपको कोई रैंडम सी इक्वेशन दे दें, या तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि वेरीफाई करें कि इक्वेशन वैलिड है कि नहीं है. ओके, उस केस में आप राइट हैंड साइड की यूनिट निकालेंगे और लेफ्ट हैंड साइड की यूनिट निकालेंगे और वेरीफाई करेंगे कि क्या वो इक्वल है कि नहीं है. ओके, और दूसरे टाइप का क्वेश्चन है इस तरह का कि वो आपको खुद बता रहे हैं कि ये इक्वेशन वैलिड है, तो आप यूनिट निकालेंगे गैमा का, यानी कि आपको कंफर्म्ड है कि राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के, बस आपने उसको रीअरेंज करके गैमा का यूनिट निकाल लेना. ओके, जी. let's solve it and I'm sure फिर थोड़ा आसान हो जाएगा. ओके, वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड. I would suggest कि हम डायरेक्टली सॉल्व ना करें क्योंकि वो थोड़ा सा like it gets cluttered. So let's rearrange the equation for gamma first और फिर units plug in करते हैं. So one by one, rearrangement का first step क्या होगा? Zen, can you please tell me? Isolate हम gamma को कर रहे हैं. जी मैम, हम गामा को सब्जेक्ट बना लेंगे. Yeah, वो हमने वही करना है, लेकिन पहला स्टेप सब्जेक्ट बनाने का क्या है? मैम डेंसिटी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई होगी. Excellent. Velocity multiplied by density. Okay, Husnain, what's the next step? मल्टीप्लाई वैसे पता नहीं किस तरह हो गया लेकिन यहाँ पे अंडर रूट इसके ऊपर भी नहीं था. नहीं, अंडर रूट सिर्फ न्यूमरेटर पे. जी. अब यहाँ पे अंडर इनको क्या करेंगे, इनका अंडर रूट लेंगे. ओके, अंडर रूट को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? ब्रैकेट के बाहर 1/2 हम लेंगे. स्क्वायर लेते हैं दूसरी साइड पे और दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे. यस, या दैट्स राइट. पहला स्टेप, जो चीज हमने आइसोलेट करनी होती है ना, उसकी तरफ एंड में आते हैं.
क्योंकि डेंसिटी वाज ऑलरेडी आइसोलेटेड, वो ऑलरेडी अकेला है यहाँ पर ये टर्म, तो पहले हम इसको दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वेलोसिटी विल बी मल्टीप्लाइड विद बाय डेंसिटी, क्योंकि इस पे स्क्वायर रूट नहीं था, न्यूमरेटर पे सिर्फ स्क्वायर रूट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इस स्क्वायर रूट को रिमूव करना है, क्योंकि गामा को आप स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते इसको रिमूव किए बगैर, तो आप दोनों साइड्स पर स्क्वायर ले लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा जैन, कैन यू टेल मी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी? मैम वी स्क्वायर एंड रो स्क्वायर। यस, एंड हुसैन कैन यू टेल मी कि राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी? YP। यस, गामा मल्टीप्लाइड बाय p। ओके, अब आपने इस गामा को आइसोलेट करना है। हुसैन, आप मुझे बताएं कि लास्ट स्टेप क्या होगा? ये डिवाइड हो जाएगा P उधर जाके। वेरी गुड, so you get gamma is equals to v squared rho squared divided by p। excellent, अब आपने इसको आइसोलेट कर लिया, अब इसका यूनिट फाइंड करना बहुत आसान है, कैसे करेंगे जैन? मैम नाउ अब हम उसकी यूनिट्स जो है उन सबको प्लग करेंगे। यस, एक्सलेंट, क्योंकि हमें पता है कि राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट के, तो हम इसके यूनिट्स अगर फाइंड कर लें तो वही यूनिट होंगे गामा के। ओके, हुसैन, वेलोसिटी का क्या यूनिट है? मीटर पर सेकंड। एक्सलेंट, मीटर्स पर सेकंड, और इसके ऊपर एक स्क्वायर टर्म फैक्टर। जैन, डेंसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे यूनिट? मैम डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम। एक्सलेंट, तो मास का यूनिट? मैम तो उसका होगा केजीस पर मीटर क्यूब। एक्सलेंट, वेरी गुड, केजी पर मीटर क्यूब्ड, और इस पर भी स्क्वायर आएगा। ओके, हुसैन, प्रेशर का क्या करेंगे? प्रेशर का एक मिनट मैम, फिर मैं फाइंड कर लेता हूँ। श्योर, टेक योर टाइम। Yes, ma'am, that is basically kg into m minus 1 into s minus 2. केजी इनटू, सॉरी m आपकी आवाज minus कट गई। power minus 1 यस, into s power minus 2. एक्सलेंट, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। Excellent. Okay, now we're going to simplify this. Okay, simplify करने के लिए जैन सबसे पहले क्या करेंगे? मैम जो डिवाइड के ऊपर सिमिलैरिटी और जो नीचे उसको हम करने, या मे बी मैम पहले स्क्वायर खत्म होगा। यस, पहले स्क्वायर को आप एक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय केजी स्क्वायर्ड इनटू ये टर्म मीटर मीटर माइनस पर मीटर क्यूब टर्म क्या बन जाएगी? -6. एक्सेलेंट, 6, और डिनोमिनेटर में वी हैव kg per meter per second square, and then you're right, हम आगे इसको कैंसिल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 1 kg से कट जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर से कट जाएगा, m-1 एक m-1 से कटेगा और पीछे -5 बचेगा। ओके, एंड देन यू कैन जस्ट डिनोमिनेटर से सब कुछ कट के, और न्यूमरेटर में आपके पास रह गया kg, और ये +2 -5 हो जाएगा -3, so kg m-3, is that correct? Let me double check the गलती तो नहीं हुई।
I think I made a mistake somewhere. Okay, let me check from the start. Formula था V into rho pressure over density, बिल्कुल ठीक है. Density तो चली गई. Velocity density squared और ये velocity into density gamma P square both sides V squared rho squared gamma P gamma के लिए V squared rho squared over P. V है velocity meters per second, उसको square कर लिया. And density is mass per unit volume, kg per meter cube squared, और pressure है force per unit area. So kg pressure is kg per meter per second squared, बिल्कुल ठीक है. And then meter squared s minus 2 kg squared m32 times 6 kg per meter per second squared. Okay, so instead of cutting it, let's subtract it directly and see what we get. So let's simplify it. So let's simplify this first. You have kg squared into meter minus 4 per second squared. And then you have kg per meter. Same thing, actually. Second squared. मैम ये मेथड ज्यादा रिलायबल है. कौन सा मत? No, they're the same thing. kg squared. I'm just trying to see if any गलती है. So usually I got kg minus 4 plus 1 is minus 3 kg per meter cubed. Let me see kg. ऐसा आना तो नहीं चाहिए. It should be dimensionless. Pressure. Oh, gas density. मैम मे बी बाय क्यूब रूट ऑफ. Cube root? No, there's no cube root. Let me see where I stay. It should not be. Let me do it the other way and see why I'm getting this. हमने पहले isolate किया और फिर उसको find किया ना. I'm not sure. I'm still wait. Let me double check. V into rho. V into rho is equals to gamma V and under root. Squaring both sides. V squared rho squared gamma P. Gamma is V squared rho squared over P. V is the second squared. Usually per meter cubed squared. Pressure kg per meter per second squared. Let me take that one. Meter squared per second squared into that should not be a problem. Not really sure. Let's do the other method and see if we get something different. इसमें हम directly values plug in करते हैं. Meters per second velocity का unit is equals to gamma का हमें नहीं पता. हम gamma को इस तरह ही अंडर रूट लिख लेते हैं. Pressure का है
Square root of pressure का unit. Oh, I think I know what I did. So square root of pressure का square root करने से unit नहीं बदलता किसी quantity का. Okay. Yeah, I think that's my mistake. So pressure का unit होगा kg meter per cube over density का unit है kg per meter per second squared. Okay, kg से कट गया. This can go to that side. So you get meters per second squared into per meter per second squared. मैम आपने इस साइड चैन रूट रिमूव किस तरह किया? इस साइड से यस मतलब ये y से और ये जो kg m-3 इन सब से इकट्ठा होना था रिमूव आई गेस. मैंने गामा से रिमूव नहीं किया और इससे रिमूव कर दिया. उसकी वजह ये है कि अभी तो मैंने रीजन दिया. आई हैव टू लाइक डबल चेक दैट. मगर द रीजन दैट आई एम यूजिंग हियर इसमें किसी भी क्वांटिटी को स्क्वायर रूट करने से उसका यूनिट नहीं बदलता. यानी कि अगर आपके पास प्रेशर है 2 पास्कल्स प्रेशर है तो अगर आप इसको अंडर रूट करते हैं तो वो अंडर रूट 2 और यूनिट तो पास्कल से रहेगा ना. यूनिट नहीं बदलता अंडर रूट करने से. जी. तो आप yeah, that's the concept that let me write that down myself and then I'll see if I'm on the right track. So meter, ये तो meter से कट गया and then you're fixing meter cubed per second. That is very weird. Let me Google this. I'm not very sure. V is equals to square root gamma 0 pressure divided by gas density. मैम आई थिंक वी शुड यूज अनदर इक्वेशन. शायद इस इक्वेशन में मसला हो. Yeah, नहीं equation तो valid है. Yeah, we can do another equation for like a question, practice question. Like, this equation is valid. Let me see if my mistake है. I'm probably doing something wrong. Okay. I think, yeah, मैंने equation ही गलत लिखी हुई है. Yeah, I'm sorry guys. I wrote the equation wrong. आप ठीक है, इस equation में मसला. I forgot the equation. I'm so sorry. Let me double check. More time. Yep, equation गलत है. Okay, let's forget this. And complete this. So the equation was wrong and the square root is on the full thing. So Hussein, your mistake was actually correct. So ये पूरे पे square root है.
So let's rewrite it. Sorry for Yes. the confusion. No issue. So velocity को अब मैं like I'll just do it quickly. Like you do know how to isolate it, so let me just do that. So it will just be v squared is equals to gamma pressure into density. Okay. So velocity का unit क्या है meters per second? So meters per second squared होगा meters squared per second squared हो जाएगा. Is that okay? Let me do it step by step. So velocity का unit है meters per second. इसको square कर लेना. मैम Yes. मैम पहले हमें गामा को सब्जेक्ट नहीं बनाना चाहिए. Actually, that's better. किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं मगर yes, you're right. Making it subject is better. So let's do gamma is equals to v squared into density over pressure. Okay. So now we can plug in the units. Velocity हो गई meters per second, and that will be squared. Density का क्या बताया था आपने unit? kg per meter cubed. Yes, ma'am. और pressure का था kg per meter per second squared. G per meter, oops, per second squared. And now we can simplify it. उसको हम ऊपर ले जाते हैं so that we can do it easily. इसको expand कर लें. इस square को you can distribute the square to meter and per second. तो ये क्या बन जाएगा? Am I going too fast with this? No, ma'am. Okay, so ये meters per second square distribute होकर बनेगा meter squared per second squared. Okay, and then the next one is just kg per meter cubed. And I want to bring this term into numerator ताकि सब एक ही line में हो जाए. So Zain, can you tell me कि kg per meter per second squared ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? Ma'am, it will be मैम kg negative 1 फिर उसके बाद मैम मीटर सिर्फ मीटर और उसके बाद सेकंड सिर्फ 2. Excellent. And now you can solve this. I want you both to solve this. Answers आप नहीं बताएंगे. Do it and tell me when you're done. Simplify करें इसको. Yes, ma'am. आंसर बिल्कुल 0 आ रहा है या शायद 1 आ जाए. Yes, it's 1. So m minus m to the power of 2 and there's like minus 3 and this. तो ये m to the power of 0 हो जाएगा, right? m terms को correct करें तो 2 minus 3 plus 1, right? Yes, ma'am. Second terms के लिए क्या हो जाएगा? minus 2 plus 2. Is that correct? Yes, ma'am. Like terms correct करें. m minus 2 है, m minus 3 है और m खाली है. तो हमने कहा था जब बेस सेम होती है and the terms are multiplying तो हम उनकी powers को add कर लेते हैं. So you have 2 minus 3 and plus 1 right here. अगली टर्म है seconds. Second के एक पावर है -2 और दूसरी है 2. तो आपने इन दोनों को ऐड कर लिया -2 + 2. थर्ड टर्म है आपके पास kilograms की जी. So ये हो जाएगा kg plus 1 minus 1. So 2 minus 3 plus 1 is 0. M to the power of 0 multiplied by s to the power of 0 multiplied by kg to the power of 0. इधर तक clear है? Yes, ma'am. And remember one thing, कि any base raised to the power 0 is equal to 1. किसी भी term की अगर power 0 की तो वो 1 के equal होता है. ये तीनों 1 के equal है. 1 multiplied by 1 multiplied by 1 is 1.
तो गैमा का कोई यूनिट है ही नहीं, इट्स डिमेंशनलेस। ठीक है, जब किसी चीज का यूनिट हो ही ना और 1 आ जाए तो वो क्वांटिटी डिमेंशनलेस होती है। दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू कैच इट कि इसका तो यूनिट नहीं है, व्हाई एम आई गेटिंग दैट यूनिट। सो आर वी गुड विद दिस? यस मैम। मैम वन वन लास्ट थिंग कि ये जो आप डॉट लगा रही थी, मतलब ये वो मल्टीप्लाई को वैसे प्रैक्टिकली डिनोट करते हैं? Yes, you can use a dot to represent multiplication. जी मैम, ठीक है। और मैम इसके अलावा एक और चीज़ कि जब अंडर रूट को रिमूव करते हैं हम उसको आई गेस काट के 1/2 भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 1/2 लिखें तो दूसरी साइड पे भी 1/2 लिखेंगे? नहीं, अंडर रूट कहते ही पावर 1/2 की पावर का। अगर आप इसको अंडर रूट को रिमूव नहीं करते, असल में अंडर रूट इक्वल होता है पावर 1/2 के, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो उसके लिए आपको दूसरी साइड पर स्क्वायर नहीं करना पड़ता। अगर आप ये मेथड यूज करते, लाइक ये पाथवे लेते हैं, तो फिर आपके पास v को कुछ नहीं होता, v ही रहता, लेकिन आपके राइट हैंड साइड के सब टर्म्स p ओवर रो पर पावर आ जाती 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट और 1/2 एक ही बात है। स्क्वायर रूट कहते ही 1/2 की पावर को। इज दैट क्लियर? यस मैम। See, we're way over time, but mm, okay, let's cover one last concept and then we'll end our lecture. आधा चैप्टर हमारा हो गया, आधा भी रहता है। पहले I thought कि we'll be able to cover this today, लेकिन हमें भी ये भी next time ही करना पड़ेगा। So next चीज है prefixes। आपने ये भी O levels में पढ़ा होगा। Prefixes क्या होते हैं? Do you remember? यस मैम, ये बेसिकली पार्स होती हैं। Yes, that's right. Basically, physical quantities can be huge or very tiny. For example, एक atom का diameter होता है, let me 0.000. This is the diameter of an atom. Let's say someone's doing a study on atoms, और वो उसने like diameter लिखना है atom का बार-बार. So do you think writing this number hundreds of times is feasible? नो मैम। It will drive anyone crazy. So we came up with a clever idea to write these huge numbers, prefixes. हम इन numbers को factors के form में लिख लेते हैं, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 10 raised to power something. Power जितनी छोटी होगी वो negative हो जाएगी. Okay? So this will be 10 to the power of -10. और हम ये कैसे find करेंगे? You're just going to move the decimal to make this a whole number. Okay? I think I added an extra 0, but let's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 1 into 10 to the power 1, 2, 3, 10. Okay? Minus 10. क्योंकि ये बहुत यस छोटा मैम। नंबर है डेसिमल्स में, तो you get like a negative 10. ठीक है, तो हम इसको ऐसे represent करते हैं. Now this factor, अब ये भी बार बार लिखना मुश्किल काम है, right? अब आप एक स्टेप तो आसान हो गया कि आपको इतने ज्यादा जीरोस लिखने पड़ेंगे, आप लिख रहे हैं अपना आंसर ऐसे. मैम One, yes.
अगर हम लोग लेट्स से कि सिर्फ इतना ही लिख देते हैं 1 into 10 raised power -10, तो साथ अगर मीटर्स ना लिखे तो अंडरस्टूड है कि 7 मीटर्स होगा। No, you have to write the unit of the quantity. उससे पता चलता है कि आप किस चीज की बात कर रहे हैं। यूनिट लिखना जरूरी है to confirm or give context into what you're talking about. Okay. अब ये लिखना भी कोई इतना आसान नहीं है. So we were even more lazy and we came up with something called prefixes. So instead of writing 10 to the power of -10, oh, I think I picked not a good number. Let's do 10 to the power of -9. एक decimal का. अब 10 to the power -9 लिखने के बजाय I will write nano. So 1 nanometers. So we had this whole journey. पहले हम ये पूरा लिख रहे थे, फिर हमने उसको थोड़ा छोटा किया, and then we said कि ये भी बहुत ज़्यादा, तो इसको मज़ीद छोटा करके इस 10 to the power -9 की जगह आप लिख रहे हैं nano, n, nanometers. So whenever you hear the word nano, it's confirmed कि वो 10 to the power -9 factor. Okay. Also, Husnain, is it okay for you to mute yourself जब आप बोलते हैं? ओके। No, it's only so that क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी वो अपनी आवाज echo करा रही है. So I wanted जब आप when someone's not talking, so I would prefer that you mute your mic. Like I'm not sure. जी मैम। Zen, yes, thank you, both of you. Okay. जब आपने बोलना हो तो feel free to unmute yourselves. And when you're not talking, maybe we can keep the mic mute. Now there's a few prefixes that you should be familiar with. Let's write them down. ये आपको last में पता होना चाहिए. So let's write the prefix. फिर हम लिखेंगे उसका symbol दोबारा से. इस prefix का भी symbol है. इसको हम basically abbreviation भी कह सकते हैं. या symbol कह लें आप, एक ही बात है. And then ये कौन सी power है ये 10 की power of 10. Okay. अगर आपके पास, let me switch these places. मैम ये मतलब यूज हो जाते हैं जैसे ओ लेवल्स में हमने पढ़े थे लेकिन प्रॉपर्ली यूज नहीं होते। नहीं, A levels में यूज होंगे. A levels में आपको क्वेश्चन के यूनिट कुछ और गिवन होगा और फिर आप कह लें कि जो MCQs हैं उसमें आंसर्स जो होंगे. What is going on with this? अच्छा, आपके जो आंसर्स होंगे उनको वो इन प्रीफिक्सेस के फॉर्म में गिवन होंगे, तो आपने करेक्ट प्रीफिक्स यूज करना होगा. लेट्स से आपका आंसर आता है 1 into 10 to the power -9 या फिर -10 आता है. तो आपको ऑप्शंस काफी गिवन होंगे. एक ऑप्शन होगा 10 नैनोमीटर्स, एक होगा 1 नैनोमीटर एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. तो फिर आपको पता है कि -10 तो आप लिख सकते हैं. नैनोमीटर्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, राइट? जी। So when you increase the power, मैम your decimal goes to the left. तो ये हो जाएगा. मैम उसको हम 0.1, हाँ जी 0.1. Yes, that's right. Excellent. So when you increase the power, your decimal moves to the left-hand side. Okay, so it will become 0.1 nanometers. I will go through this in detail जब हम questions practice करेंगे, but the idea is कि यहाँ पर prefixes use होंगे. Okay. Power of 10. Now we have different powers. हमारे पास 10 to the power, like let's start from the biggest power and go through the smallest. 10 to the power 12, 10 to the power 9, 10 to the power 6, 10 to the power 3. मैम ये सारे ओड नंबर्स जा रहे हैं ना एक्सेप्ट 6? No, it doesn't matter.
12 भी ऑड नहीं है। इट्स जस्ट लाइक जो पावर्स थोड़ी कॉमन है हमने उनके नाम याद बना लिए हैं और याद कर लिए हैं। ये नंबर्स थोड़े कॉमन है पर व्हाट डिड आई डू, इसकी कोई स्पेशल ऑड इवन होने का वो नहीं है। ओके 10 to the -2 है, 10 to the power -3 है, 10 to the power, ये आपको सब याद होनी चाहिए अभी, लाइक यू हैव टू लर्न दीज। -9 और फिर 10 to the power -12। अच्छा जो बड़ी पावर्स हैं 6 तक उनके जो सिंबल्स हैं, but let me write their names first। 10 to the power 12 को हम कहते हैं टेरा, 10 to the power 9 -9 को कहते हैं गीगा, 6 को कहते हैं मेगा, या फिर हम मिलियन, नॉर्मल वर्ड्स में हम गीगा को बिलियन कहते हैं, राइट। गीगा बिलियन होता है हमारी डे टू डे लैंग्वेज में, और ये मेगा मिलियन होता है। मेगा 10 to the power 3 1000 क्या होता है? किलो जी 10 to मैम the किलो power yes 10 to the power -2 होता है 70, -3 याद है किसी को क्या होता है? मिली -6 माइक्रो -9 नैनो -12 होता है पिको। ओके ठीक है। Now their symbols. Tera is capital T, Giga is capital G, Mega is capital M, Kilo is small k। तो सिंबल आपने देखे हैं क्या है? हर चीज को छोटा लिखने का तरीका है सिंबल्स। सेंटी इज लिटिल सी। ये जो नेगेटिव जब हो गए ना तो ये सब लोअर केस लेटर्स ही होंगे। मिली इज लिटिल m। माइक्रो के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं क्योंकि m ऑलरेडी यूज हो गया, तो उसको कंफ्यूज ना करने के लिए we use the symbol this micro। ठीक है, u की तरह का दिखता है सिंबल। and then nano is lowercase n and pico is lowercase p। There you go। Okay, perfect। Is there any confusion? नो मैम नो मैम, ये आप थोड़ा सा कुछ स्क्रॉल कर सकती हैं, ये लिखना था ये थोड़ा सा ये जी हाँ जी जी ये येलो this part। and इसके questions हम next time करेंगे इंशाल्लाह। I think that's it for today's content। Next time हमने errors, uncertainties का जो okay, one of you is, could you please unmute yourself? Thank you। Sorry, mute yourself, not unmute। Okay। मेरा शायद माइक्रोफोन का मसला है क्या है? It gives me like an echo। Sorry about that। Okay, मैम मुझे भी आ रही है उस टाइम yeah, maybe। So whenever you guys are not speaking, unmute। Oh, sorry, mute yourselves। That's perfect। Okay, so next time हमने errors और uncertainties करनी है और scalars and vectors को दोबारा डिस्कस करना है। बेसिकली हमने इसके जो मैंने आपको फोर्स वाली चीज दिखाई थी ना कि कैसे उसको कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करना है, हम वो सीखेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके हुसैन आपने ये लिख लिया? यस मैम। मैम इसको ना वो पता नहीं क्या मसला है, या सिर्फ टच का ये वाला हिस्सा खराब है, वो अनम्यूट करने में काफी टाइम लगता है। Oh, it's okay, no worries।
Okay, from आज के लिए तो चलें, I won't ask as such. From next time, I will make a group for both of you and myself. और हर क्लास के बाद आप दोनों ने अपने notes उधर submit करने हैं, okay? Yes, ma'am. Okay, I think that's it from my end. If you guys have any questions, feel free to ask. Otherwise, we'll continue next time. Ma'am,